चलिए जी शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये देख लिया था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या इंपॉर्टेंट बातें बोलता है ये देख लिया था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो कहाँ से आ रही थी ये भी अपन ने देख लिया था। जो केस लॉज थे, 3 या 4 केस लॉज मैंने जो आपको बताए थे वो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं। key differences between the memorandum of association and article of association। differences between memorandum and articles of association ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, और एग्जाम में आए चाहे नहीं आए ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को ये पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू कर भाई। दक्ष, एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? प्रिशा, प्रिशा। हाँ सर। हाँ मैम, आप पढ़ना चालू करिए। डिफरेंसेस हेलो। ऑब्जेक्टिव बिटवीन ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट पॉइंट। Objectives. Memorandum of Association defines and delimits the objectives of the company, whereas the Articles of Association lays down the rules and regulations for the internal management of the company. Articles determine how the objectives of the company are to be achieved. देखो, एमओए तो क्या करता है कि सर है ना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको डिफाइन करता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये डिफाइन करने का काम कौन करेगा? कि सर एमओए करेगा। और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा एओए। कि सर एमओए ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के क्या हैं और उनको अचीव कैसे करना है, ये एमओए मतलब कि सर किस तरीके से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हुए, इंटरनल वर्किंग प्रोसीजर रखते हुए इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है, तो सर एमओए डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड डी लिमिट्स। डी लिमिट्स का मतलब वो लिमिट डिफाइन कर रहा है कि किसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। delimits the objective of the company, whereas AOA lays down the rules and regulations for internal management of the company। कंपनी का अंदरूनी वर्किंग प्रोसीजर कैसे चलेगा and how the objectives of the company are to be achieved। ठीक है, सेकंड पॉइंट भाई। Relationship. Memorandum defines the relationship of the company with the outside world, and articles define the relationship between the company and its members. कंपनी अपनी बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी ये तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से गवर्न होता है। और कंपनी जो है उसके मेंबर्स के साथ में, बाहरी दुनिया नहीं यार, कंपनी के मेंबर्स ही तो है ये। तो कंपनी अपने मेंबर्स के साथ में कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करेगी ये कहाँ से डिफाइन होगा? कि सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा। मेंबर्स के क्या राइट्स हैं, मेंबर्स की क्या ड्यूटीज हैं, ये सब कहाँ से डिफाइन होगा? सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एमओए को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना। मेमोरेंडम ये इतना बड़ा जो लिखा है एमओए, और शॉर्ट फॉर्म एओए, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हुए पढ़ोगे। अल्टरेशन। MOA can be altered only under certain circumstances and in the manner provided for in the Act. And in most cases, permission of the regional director or the tribunal is required. The articles can be altered simply by passing a special resolution. देखो, जब आप इंटर में जाओगे इन सब चीजों से आपका पाला पड़ेगा कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है यदि, तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर होता है। क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो सिंपली आपने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और आप अपने आर्टिकल्स में चेंजेस कर सकते हो। जस्ट या स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितना परसेंट लोगों का हाँ होना जरूरी है? 75। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 50% लोग भी हाँ बोल 50। तो भी चल जाएगा। तो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो केवल आपने एक मीटिंग करी, जनरल मीटिंग, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, काम खत्म। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड किया, अपने हिसाब से चेंज कर दिया। लेकिन सर एमओए में ये करने के साथ में
आपको या तो रीजनल डायरेक्टर, कौन रीजनल डायरेक्टर, सर जो कंपनीज एक्ट से आरओसी से रिलेटेड जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, या तो उनकी, या फिर ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सर इनकी भी, पर इनमें से किसी की भी परमिशन लगेगी। सर इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में, हम ये नहीं बोल रहे 100% केसेस में, मोस्ट केसेस, permission of the regional director or the tribunal is required। रीजनल डायरेक्टर या फिर ट्रिब्यूनल की परमिशन के बिना आप अपने एमओए में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। द आर्टिकल्स कैन बी सिंपली अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, जज शाह बोलो क्या हुआ? सर सर मोस्ट केसेस में ऐसा करना था, तो फिर वो जो बच्चे कुछ केसेस में क्या करना अच्छे होता? कुछ केसेस में बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और आरओसी को इन्फॉर्म किया, काम खत्म। ठीक है, जबकि इधर मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस ऐसे भी हैं, ज्यादातर केसेस ऐसे भी हैं जिनमें आपको अपने एमओए को अमेंड करने से पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। हम करना चाहते हैं भाई, परमिशन दो। ठीक है, वो देवे नहीं देवे एक सेपरेट बात है, पर हमारे लिए तो एक स्टेप इंक्रीज हो गया ना। यस, कि हमको सर पहले इनसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी। यस सर। मिदुष, एंसल, समझ में आ रहा है तुम लोग को? श्रुति, सुहान गोयल, सुहान गोयल, वीडियो ऑन करने के लिए स्पेशल इनविटेशन लगता है क्या? देख, है ना, वो जिससे भी तू चैटिंग चैटिंग करता है उससे डेटा बचाने की कोशिश मेरी क्लास में मत किया कर। ठीक है, कोई और जगह कर लिया कर, या फिर डेटा पैक बड़ा कर लिया कर। ठीक है, वीडियो शुरुआत से ऑन रखो। तो सर अभी तक अपन ने तीन डिफरेंसेस पढ़ लिए। क्या क्या तीन डिफरेंसेस पढ़ लिए? कि सर एक तो एमओए का ऑब्जेक्ट, एमओए क्या करता है और एओए क्या करता है। एमओए तो सर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, जबकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए एओए रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन करता है, और इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को गवर्न करता है एओए। रिलेशनशिप, सर एमओए बाहरी दुनिया के साथ में रिलेशनशिप डिफाइन करेगा, एओए कंपनी और उसके मेंबर्स के साथ में रिलेशनशिप डिफाइन करेगा। अल्टरेशन, एमओए में कंपैरेटिवली एओए के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा प्रोसीजर्स लगते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, सारे केसेस में नहीं, मोस्ट में। ठीक है, जबकि उधर एओए में तो सिंपली जस्ट आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए और अपना काम हो जाएगा। चौथा और लास्ट पॉइंट है अल्ट्रा वायर। सुहान गोयल बोल क्या हुआ? तो आप वो जो बोल रहे थे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए वो 75% वो लगता है, वो मॉड्यूल में कहीं नहीं दिया है ना, मतलब ऐसा। मॉड्यूल में तो बहुत सारी बातें नहीं दी गई है जो भी मैंने तेरे को पढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि ये सब इंटर का पार्ट है, बट हमको एक बेसिक समझ होनी चाहिए ना बेटा, कि सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो वह ऑर्डिनरी है, सिंपल सा। स्पेशल रेजोल्यूशन में हमको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। ठीक है, जब मान ले तू सीए हो गया, सीए हो गया और क्या कहते हैं, तेरी सगाई वगाई हो गई, तो कुछ स्पेशल करेगा या ऑर्डिनरी करेगा ये बता। ऑर्डिनरी 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 सर्कमस्टांसेस में चलता है, स्पेशल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में चलता है। ठीक है, तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉर्मल चीजों के लिए। ठीक है, अभी सर किन किन के लिए ये लगेगा और किन किन के लिए ये लगेगा, अब इतनी डेप्थ में तो अपने को फाउंडेशन में जाने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, बियॉन्ड दी पावर्स। सर मैंने आपको बताई थी ना कि सर एमओए के बियॉन्ड दी पावर्स जाके काम नहीं करना है। एओए के बियॉन्ड दी पावर्स जाके यदि आपने काम किया हुआ है तो उसे रेटिफाई किया जा सकता है, बशर्ते वो एमओए की ताकत के अंदर हो। ठीक है, और एओए ने ऐसा काम कर दिया है जो एमओए की ताकत के भी बाहर हो, तो फिर उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अपन पढ़ चुके हैं। आइए ये पॉइंट पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। प्रिशा। Ultrawires. Acts done by the company beyond the scope of the MOA are ultrawires and void. हम्म। These cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. हम्म। The Act's ultrawires, the articles can be ratified by a special resolution of the shareholders provided they are not beyond the provisions of the MOA. ठीक है, आपने एओए की ताकत के बाहर जाके कोई काम कर लिया, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, दूसरा वो एमओए की ताकत के अंदर होना चाहिए, तो फिर उसको रेटिफाई किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो ये चार डिफरेंस, जबकि एमओए के बाहर जाके कोई काम कर लिया है तो भले ही यूनानिमस 100% भी
शेयर होल्डर बोल रहे हैं तो भी हम उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। तो रेटिफिकेशन का डिफरेंस है, कहाँ एओए में फिर भी स्कोप बनता है, एमओए में तो बिल्कुल स्कोप नहीं बनता है रेटिफिकेशन का। ये 4 डिफरेंस है, ध्यान रख लेना। बच्चे क्या सोचते हैं इतना टुच्चू सा क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि आ चुका है ये एग्जाम में। तो अब आपका काम क्या है कि सर चलो इन्होंने तो पैराग्राफ वाइज पॉइंटर्स वाइज बता दिए, आप एक काम करना, डिफरेंस बिटवीन, जहां भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है ना बेटा, अपने को एक काम करना है, अपने को 3 कॉलमर टैबुलर फॉर्मेट में इसको आंसर करना है। 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में आप अपने बनाएंगे। बीच में रखना बेसिस ऑफ डिफरेंस, कि सर किस बेसिस पे हम डिफरेंस लिख रहे हैं, कि सर ये जो दिए हुए हैं ना पॉइंटर्स, कि सर ऑब्जेक्टिव्स, देन रिलेशनशिप, अल्टरेशन, देन रेटिफिकेशन या अल्ट्रा वायर्स, ये चारों तो यहाँ पर आ जाएंगे। और एमओए के पॉइंटर्स एक जगह लेफ्ट हैंड साइड में, एओए के दूसरे साइड में, ऐसा लिख के इनको टेबुलर फॉर्मेट में बना के रखना। उसी तरीके से लिखोगे एग्जाम में कोई भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो इससे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन के पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन कम मिलेंगे। ठीक है, तो क्या आपने को समझ में आ गया एमओए एओए डिफरेंसेस? यस सर, सब समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डॉक्ट्राइन पे। डॉक्ट्राइन क्या होती है कि सर डॉक्ट्रीन, हम लॉ के कंटेक्स्ट में बात करें तो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, जिसको अब चैलेंज करने की कतई जरूरत नहीं है, ये इतना एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, डॉक्ट्राइन। अपन ने पहली डॉक्ट्राइन क्या पढ़ी कि सर 3 पढ़नी है अपने को कंपनीज एक्ट में। ठीक है, अपन ने पहली डॉक्ट्राइन क्या पढ़ी कि सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड दी पावर्स। यस, ठीक है। अब अपने को 2 डॉक्ट्राइन और करनी है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सेकंड और थर्ड डॉक्ट्राइन आपस में इंटर रिलेटेड है। सेकंड डॉक्ट्राइन को समझने के लिए पहले अपने को थर्ड डॉक्ट्राइन का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड डॉक्ट्राइन को समझने के लिए पहले अपने को थर्ड डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझे बिना आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को नहीं समझ सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक छोटा सा आइडिया मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। एंसिल बता, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाम में आंसर छुपा है एंसिल, भूल गया हो तो तेरे को हिंट दे रहा हूं, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एंसिल तेरी पढ़ाई कैंसिल, ऐसे काम मत करना, सीए कैंसिल, ऐसे मत कर देना। ठीक है, देखो राइमिंग वर्ड बन गया। ठीक है, राइम करने में लोगों को बड़ा मजा आता है, अपने को मौका नहीं देना है। पता पड़ेगा एंसिल तेरी शादी कैंसिल, बच्चे तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, पेंसिल की आपकी शादी कैंसिल, ऐसे मत करने देना। चलो आ जाओ, मिदुष मोदी बताएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। उसका मतलब है कि जब भी कोई पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, दे हैव टू फर्स्ट, इट इज नेसेसरी दैट दे रीड द एमओए ऑफ द कंपनी। वेरी राइट, बट इसको और अच्छे तरीके से अपन बोलेंगे। ये मिदुष बोल रहा है कि सर है ना, कोई भी मिस्टर एक्स यदि कंपनी के साथ में कोई मतलब ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई एग्रीमेंट बना रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि पहले उस कंपनी के एमओए एओए को पढ़ के आए। उसने सही बोला है, लेकिन इसको बीच में कनेक्ट करने का एक और वर्ड है कि सर एमओए एंड एओए आर व्हाट, कि सर दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ऐसे लिखना, इन कीवर्ड्स का एग्जाम में नंबर होता है। ये नहीं लिखोगे तो सही आंसर लिखते हुए भी अधूरे नंबर पाओगे। ठीक है, ना केवल कीवर्ड्स लिखने हैं बल्कि उनको अंडरलाइन भी करना है एग्जामिनर के को ये बताने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कि हमने लिखा है। ठीक है, एग्जामिनर के पास में मिनिमम 500 से 1000 कॉपीज चेक करने की आती है।
एक एक कॉपी में कम से कम मिनिमम 30-40 पेज लिखे हुए होते हैं. इफ somebody is reading 20,000 to 40,000 pages, कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू बी कि सारे के सारे पेजेस वो एक ही कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है? नहीं सर, हम वो एक्सपेक्ट, कोई भी हो, वो हो हम हो, कोई किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक कंसंट्रेशन से पढ़ रहा हो. ठीक है, तो हमारा ड्यूटी, हमारा धर्म बनता है कि हम अपने एग्जाम में उसको पेन कम दें, उसको अंडरलाइन करके दें ये वर्ड्स कि देखो हमने ये मेंशन किया है, जिस तरफ आपका ध्यान आना चाहिए. तो वो तुमने उसको पेन कम दिया तो वो तुमको पेन कम देगा, आसानी से नंबर दे देगा. लॉजिक समझ में आया? यस सर. तो सर कैसे लिखोगे कि सर एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो सर कोई भी बाहरी बंदा यदि कंपनी से डील करने जाना जा रहा है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि पहले इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को रेफर करके जाए, फिर कंपनी के साथ में डील करे. ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर. देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस दो बात बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर या आउटसाइड पर्सन टू फर्स्ट रीड द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, then go and deal with the company, then go and deal with the company. नंबर 1 फर्स्ट. सेकंड क्या बोलता है, चाहे उसने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, उसने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स चाहे पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, हम ये मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि उसको उसने पढ़ लिए हैं. यानी हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे कि उसको नोटिस है कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है. देखो पहला पॉइंट तो क्या बोलता है, इसकी ड्यूटी है मिस्टर एक्स की, आउटसाइडर की, कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के जाए. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, कि सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स चाहे उसने पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं. पहले पॉइंट में तो हम बोल रहे हैं पढ़ के जाना है, दूसरे पॉइंट में हम बोल रहे हैं चाहे पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, हम ये मान के चलेंगे कि उसको नोटिस है इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है. मतलब हम ये मान के चलेंगे पढ़ के आए. सेकंड पॉइंट समझ में आया? हाँ सर. थर्ड पॉइंट बोलता है न केवल पढ़ के आया है बल्कि उनको उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझ के भी आया है. न केवल पढ़ के आया है बल्कि उनको उनके ट्रू पर्सपेक्टिव में जो वो समझाना चाह रहे हैं उनमें समझ के भी आया है. मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का? पहला पॉइंट बोलता है मन, उसकी ड्यूटी है पढ़ के जाने का. दूसरा पॉइंट बोलता है चाहे पढ़ के गया हो चाहे नहीं पढ़ के गया हो, हम ये मान के चल सकते हैं कि वो पढ़ के आया है, मतलब हमारी गलती नहीं है, तूने क्यों नहीं पढ़ के आया. तीसरी बात बोलता है कि सर न केवल पढ़ के आया है बल्कि उनको उनके ट्रू पर्सपेक्टिव में, करेक्ट पर्सपेक्टिव में जो वो रेफर करना चाह रहे हैं, जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं, उस सही तरीके से आप समझ के आए हो. क्या होता है देखो, लॉ एक बहुत बड़ी खूबसूरती है. क्या खूबसूरती है कि सर लॉ में जो भी लिखा हुआ होता है ना, उसको हर बंदा अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, उसको हर बंदा अपने तरीके से उसका मतलब निकाल सकता है लैंग्वेज का. फॉर योर इंफॉर्मेशन, आजादी के बाद में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, देयर वाज अ लॉयर बाय द नेम ऑफ नाना पालखीवाला. नाना पालखीवाला, ठीक है. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, मल्टीपल जजेस बैठते हैं ना, 5-7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फुल बेंच के सामने 26 दिन तक सेम लाइन को 26 अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था कि इस लाइन का ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है. और सुप्रीम कोर्ट ने ऑल द डेज, सारे 26 के 26 दिन उन 26 इंटरप्रिटेशन को माना कि हाँ आप जो बोल रहे हो ऐसा भी इसका मतलब हो सकता है. सो लॉ इज ऑल अबाउट नॉट ओनली नोइंग द लॉ, अंडरस्टैंडिंग इट, बट इंटरप्रेटिंग इट, उसका मतलब क्या निकल रहा है. ठीक है, तो सर
ये यही खूबसूरती है लॉ की। आप इसी चीज को यूज लेते हो, कभी आपका क्लाइंट या आपकी कंपनी को बचाने में वो कहीं फंस गई है, तो सर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है यू आर यूजिंग इट। ठीक है, यू गुड लॉयर्स यूज इट। ठीक है, बट सर हम तो कह रहे हैं न केवल वो समझ के आया है, बल्कि उसको ट्रू पर्सपेक्टिव में समझ के आया है। सर हम जो कंपनी जो समझाना चाह रहे हैं उसी पर्सपेक्टिव में मिस्टर एक्स इसको समझ के आए हैं। अपना इंटरप्रिटेशन लगाने का मतलब नहीं है कि इसका तो ये भी मतलब हो सकता है मैंने तो ऐसे समझ लिया, ना 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 ना। कंपनी जो समझाना चाह रही है उसी पर्सपेक्टिव में समझ के आए हैं। यहां इंटरप्रिटेशन उनके द्वारा किया गया काम ना आने वाला है। क्या ये तीनों पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस के समझ में आए आपको? कि सर पढ़ के आना है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक पार्लांस में अवेलेबल है, कोई छुपाने वाली बात नहीं होती है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ये। क्यों सर पब्लिक डोमेन में कैसे अवेलेबल है? सर आप आरओसी को थोड़ी सी फीस भरो, किसी भी कंपनी के एमओए की जानकारी आप उनसे पा सकते हो, तो कोई रोक टोक तो है नहीं, पब्लिक पार्लांस में अवेलेबल है। ठीक है, फ्री फोकट में तो कोई भी अवेलेबल नहीं करवाएगा आपको, काकोसा थोड़ी है अपने। ठीक है, तो सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आए हैं ना? सर नहीं भी पढ़ के आए हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पढ़ के आए हैं। आप आ रहे हो कंपनी के पास, इसका मतलब ही यही है कि आप पढ़ के आए हो, हम ये मान के चल सकते हैं। और तीसरी बात, न केवल मान के आए हैं बल्कि उनको उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ के आए हैं। एमओए में केस कौन सा लिखा हुआ था? एमओए का जहां भी क्वेश्चन आता है केस कौन सा आता है बेटा? एमओए में जहां भी क्वेश्चन एमओए का आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, कौन सा केस आना चाहिए? एक बंदे ने रेलवे लाइन फाइनेंस करवाई थी ना किसी कंपनी को, रेलवे लाइन फाइनेंस, केस का नाम क्या है? Sir, Ashbury Railway Carriage and Iron versus Ritchie. तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची वाला केस है। उसमें एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी के चार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चार ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे या नहीं दिए हुए थे? हाँ सर, चार ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे। तो सर रिची ने अपने हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव को इंटरप्रेट कर लिया था। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो मैं फाइनेंस कर देता हूं, इनके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर है। अरे तू पढ़ के आया लेकिन तूने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन का तेरे को अधिकार न है। जो कंपनी के हिसाब से सही है उस हिसाब से तुम समझ के आए हो। ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहां पर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स हो रहे हैं वैसे तो, पर थर्ड पॉइंट स्पेशली एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी में भी कवर हो रहा है ना? हाँ सर, कवर हो रहा है। ठीक है, तो सर ये तीन पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। क्या तुम लोग को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूरी तरीके से समझ में आ गई? हाँ सर, पढ़ना चालू करें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यस सर, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूरा समझ लोगे ना, तब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम आएगा, तब समझ पाओगे। अच्छा, कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बेटा, दो तो अपन ने समझ लिए कि सर एक तो हो जाता है एमओए, दूसरा हो जाता है एओए। सर एक बात और ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। रेजोल्यूशंस होते हैं ना कंपनी के, कंपनी के जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ये दो रेजोल्यूशंस होते हैं ना। छोटी सी बात ये ध्यान रखना, ये आरओसी के साथ में फाइल होते हैं, ये आरओसी के साथ में फाइल नहीं होते थे, इसलिए ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जा सकते थे, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये भी सुहान गोयल का है, सुहान, यस सर, यस। ये भी तेरे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। ठीक है, मॉड्यूल में कुछ तो ये सब हमको लिखना है आंसर में? नहीं, आपको बस इतना लिखना है कि बाहर वाले व्यक्ति को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आना है। पढ़ के नहीं आया तो भी हम ये मान सकते हैं, हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि वो पढ़ के आया, और न केवल पढ़ के आया बल्कि उनको उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझ के आया। ये तीन बातें लिखनी है इतनी डिटेल में। क्वेश्चंस के लिए यदि क्वेश्चन आए तो हम इस फर्दर पॉइंट पे जाएंगे, पर इधर ये ध्यान रखना, अपने नोट्स में कहीं लिख लो, ताकि भविष्य में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें ना, तो तुमको याद रहे कि हाँ सर ने ये बात हमको बताई है। ठीक है, चले भाई मिदुष मोदी आगे पढ़े।
चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सेक्शन ध्यान रखना, 400 में एक कम, 400 में एक कम, 399। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। प्रेषा पढ़ गई, कहाँ चली गई? हाँ सर। Doctrine of Constructive Notice, Section 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy or extracts of any document, including certificate of incorporation of any company, on payment of prescribed fees. देखो क्या बोलता है कि सर आरओसी के साथ में, रजिस्ट्रार कौन? आरओसी। आरओसी के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है वो क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है सर। तो कोई भी पर्सन, पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक पार्लांस में होता है, यस सर, तो कोई भी पर्सन उनको एक्सेस कर सकता है। हाँ सर। क्या क्या कर सकता है? कि सर इलेक्ट्रॉनिक मींस में सर उनकी कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट्स ले सकता है, मतलब उनमें से कोई पोर्शन लेना है वो ले सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो भी ले सकता है। ठीक है सर। इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है, जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, अपॉन पेमेंट ऑफ अ प्रेस्क्राइब्ड फी। इसमें एक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओसी के साथ में फाइल किए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बिल्कुल थोड़ी सी पेमेंट ऑफ फीस करके आप उनका एक्सेस ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो, जो चाहे, मतलब उनको कोई एक्सट्रैक्ट लेना, उनमें से कोई पर्टिकुलर पोर्शन लेना है वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ गई। The MOA and AOA of a company, when registered with Registrar of Companies, become public documents, and they are available for inspection to any person on the payment of a nominal fees. ठीक है। In other words, हाँ आगे। Section 399 confers the right of inspection to all. It is therefore the duty of every person dealing with a company to inspect its documents and make sure that his contract is in the conformity with their provisions. But whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the documents. This kind of presumed implied notice is called constructive notice. ठीक है। दो बातें तो मैंने, तीन बातें बताई थी कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। हाँ सर, तो दो तो यहाँ पर आ गई। क्या? इट इज देयरफॉर ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ में बना रहा है इट इज इन कंफर्मिटी विद देयर प्रोविजंस। मतलब कि सर कंपनी तो बनी है सीमेंट ट्रेडिंग के लिए, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा है। आप जा रहे हैं उसके पास में कि चलो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग करा लेता हूं आपसे, तो क्या आप सही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके पास में जा रहे हैं? नहीं सर, ये गलत एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स की ड्यूटी थी, पहले इसके एमओए देख के पता लगा था कि ये जो काम भी कराने जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बट वेदर अ पर्सन रीड्स देम और नॉट, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही नोज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब वो पढ़ के आया है या नहीं आया है, कंपनी ये मान के चल सकती है कि वो पढ़ के आया है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स तो यहीं पर क्लियर हो गए। दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन कि वो पढ़ के आया है, ठीक है, या इम्प्लाइड नोटिस, हम ये मान के चल सकते हैं, इम्प्लाइड कर सकते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि उसको नोटिस है कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। इस कॉल्ड कंस्ट्रू, हम ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उसको नोटिस है कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आया? यस सर। इससे बढ़िया, इससे अच्छा, इससे क्रिस्प अपन क्या ही समझे अब। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज मेंट बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस? प्रिशा, फर्स्ट पॉइंट पढ़। Whether a person reads the documents or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the document. He is not only presumed to have read the documents, but also understood them in their true perspective. तीसरी बात समझाई थी ना डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, न केवल पढ़ के आना है, पहली बात। दूसरी बात, न केवल पढ़ के आया बट उनको उनके
करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ के आया है। तीसरी बात, ही इज नॉट ओनली प्रिज्यूम टू हैव रेड द डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। जो वो समझाना चाह रहे हैं उसी में समझ के आया है, खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं लेके आया है। ठीक है, तो ये तीन बातें देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों मैंने आपको एक जगह पे बॉइल डाउन करवा दी। जब भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे क्वेश्चन आता है तो ये तीन चीजें आनी चाहिए तुम्हारे आंसर में। ये तीन चीजें नहीं आएंगी तो नंबर कटेंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं आएगा तो नंबर कटेगा। ठीक है, कीवर्ड्स नहीं आएंगे तो नंबर कटेंगे। अरे सर, आप काटने काटने की बात करते हो, नंबर मिलेंगे कैसे ये भी तो बात करो। तो ये 3 पॉइंट्स बताए ना, मिलेंगे कैसे, तो ही तो मजा आएगा। विदुष मोदी क्या हो गया? नहीं, मेरे को लगा आज कोलगेट ज्यादा करके आया है तभी हंस रहा है। बता यार, साथ में कोई और भी फ्री पढ़ रहा है क्या सेम फीस में? ऐसा तो नहीं है? चलो पढ़ने दो, ज्ञान सबके लिए है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट पढ़ भाई। Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and articles, but also of the other related documents such as the special resolutions, etc., which are required to be registered with the registrar. देख भाई सुहान गोयल, यहाँ पर ये तो लिख दिया कि सर केवल मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ही नहीं, और भी दूसरे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्ट्रार के साथ में फाइल करने जरूरी होते हैं वो भी पढ़ के आया है। तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के साथ में जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इतने से पॉइंट पे क्वेश्चन उठा के मार दिए हैं। जब कराएंगे तब ध्यान पड़ेगा आपको। पढ़ भाई आगे। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum or outside the authority of directors as per memorandum or articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. सर ड्यूटी किसकी है पढ़ के आना? कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एक्स की। पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये पढ़ के आया है। अब न केवल पढ़ के आया बट उनको उनके ट्रू पर्सपेक्टिव में भी समझ के आया है। यदि कल को इस एग्रीमेंट में कुछ भी एमओए एओए या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ होता है तो सर वो नल एंड वॉइड होता है ये एग्रीमेंट। न तो एक्स कंपनी के खिलाफ इसको वो कर पाएगा एनफोर्स, नहीं कंपनी मिस्टर एक्स के खिलाफ इसको एनफोर्स कर पाएगी, क्योंकि ये void agreement बन जाएगा। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in memorandum or outside the authority of the directors as defined in articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. सर उसको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है जो लिखा हुआ नहीं है कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बाहर जाके काम कर लिया, लेकिन सर अभी भी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर के अंदर है। तो अपन ने तो पढ़ा हुआ है ना, वो रेटिफाई किया जा सकता है कि यदि शेयर होल्डर्स चाहे तो। हाँ सर, वो एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, अदरवाइज ये जनरल स्टेटमेंट है कि सर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की पावर के बाहर जाके काम कर दिया तो कोई राइट नहीं मिलेगी। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? यस और नो? यस सर। क्या तुम लोग को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गई? हाँ सर, हम लोग को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गई। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गई तो अब अपने पास में वो बन जाता है क्या नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने का रास्ता खुल गया है। अब मैं आपको ये डॉक्ट्रिन समझाता हूँ। एक बार सेम लिंक पे काइंडली सब जने रिजॉइन कर लो फटाफट।